हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज जो है 13 अगस्त है और आज जो है बायोलॉजी का टेस्ट लिया गया है गौरव सर के द्वारा, टेस्ट नंबर 2। और ये जो है 25 क्वेश्चन का श्रृंखला होती है। आज हम इसको क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं डिटेल के साथ में। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी चैप्टर उनके द्वारा पढ़ाए गए हैं उनका जो हमने क्या किया, वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर रिवीजन कराया, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। और इसका PDF भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, घुलनशीलता के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं विटामिन को। पहला होता है जल में घुलनशील, दूसरा होता है आपका वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील होते हैं B और C, और वसा में घुलनशील होते हैं A, D, E, K। तो ये होते हैं आपके वसा में घुलनशील। BC के बारे में हम जानेंगे और ADE के बारे में भी हम जानेंगे अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे B और C, आपका ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा है जल में घुलनशील, तो विटामिन B और C जो है जल में घुलनशील होते हैं। और पूछे कि जो विटामिन A का नाम भी पूछता है कभी कभी, विटामिन A का नाम बताइए, तो विटामिन A का नाम होता है रेटिनाल। विटामिन B1 होता है थायमिन, और विटामिन B2 बोलते हैं राइबोफ्लोविन, और विटामिन B12 होता है साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन C को बोलते हैं हम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, और विटामिन E को बोलते हैं टेकोफेरॉल, और विटामिन K को बोलते हैं हम फिलोक्विनोन। ये आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने बताया विटामिन A का नाम रेटिनाल, B का होता है आपका, जैसे B1 उसमें कई पार्ट होते हैं B का, तो B1 हमने बताया था विटामिन B1 का नाम होता है थायमिन, और B12 हमने बताया था साइनोकोबाल्मिन, और C होता है विटामिन का नाम एस्कॉर्बिक एसिड, D का नाम कैल्सीफेरॉल, E का नाम होता है टेकोफेरॉल, और K का नाम होता है विटामिन फिलोक्विनिन बोलते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और विटामिन की खोज किसने किया था, तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है, हॉपकिंस जो है इसकी खोज किए थे, और फंक ने इसका नाम दिया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। विटामिन का अगर नाम पूछे तो फंक ने दिया था, और इसकी खोज हॉपकिंस ने किया था। तो यहाँ आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर में विटामिन A भंडारित होता है। तो विटामिन A और विटामिन D का जो भंडारण है वो यकृत में होता है, ये क्वेश्चन पूछा था। और विटामिन A का निर्माण भी कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। और यूरिया का भी निर्माण आपको नोट कर लेना है कहाँ होता है, तो ये होता है आपके यकृत में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बीमारी के बारे में कुछ। तो ये क्वेश्चन तीसरा पूछा है कि पेलाग्रा एवं स्कर्वी जो क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी से होने वाला रोग है। तो देखिए फ्रेंड, जो पेलाग्रा होता है वो होता है विटामिन B3 की कमी से, और ये जो है स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है। और ये भी बात करेंगे कि अगर पूछे कि बेरी रोग किससे होता है, तो बेरी आप नोट करिएगा विटामिन B1 की कमी से होता है। रतौदी आप जानते हो कि विटामिन A की कमी से होता है। वहीं पे एक और इम्पोर्टेंट निकल लीजिएगा कि जो रिकेट्स होता है, रिकेट्स वो किसकी कमी से होता है, तो वो होता है आपका विटामिन D की कमी से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां थी जिसकी कमी से, विटामिन कमी से होता है। और B3 को हम बोलते हैं, ये आपको नोट कर लेना है, इसको हम बोलते हैं नियासिन, और इसकी कमी से होता है पेलाग्रा। और 4D सिंड्रोम भी एक बीमारी है जो कि इसी की कमी से होता है, विटामिन B3 कमी से। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो अभी हमने बताया कि कौन सा किसका नाम है, तो विटामिन C को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, सही है। विटामिन B1 थायमिन, सही है। विटामिन B3 कौन सा हमने बताया, तो B3 हमने बताया था वो है नियासिन। विटामिन B12 हमने बताया था साइनोकोबाल्मिन। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं। विटामिन D का हमने बताया था कैल्सीफेरॉल, और विटामिन A का नाम बताया था हमने रेटिनाल, आपको बताना है। तो रेटिनाल यहाँ पे देखिए सही मैच नहीं है, या विटामिन D का आपको बताया गया लेकिन ये गलत आंसर है। तो यही बताना था कि कौन सुमेलित नहीं है। तो विटामिन D को हम क्या बोलते हैं, विटामिन D को हम कैल्सीफेरॉल करते हैं। विटामिन K का नाम नेफ्थोक्विनोन होता है, और विटामिन E का नाम होता है, E का नाम नोट कर लीजिएगा, टेकोफेरॉल होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, खोज किसने किया था विटामिन की, हॉपकिंस ने, नाम किसने दिया है, फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो अभी हमने आपको बताया क्या कि जो साइनोकोबाल्मिन होता है B12, विटामिन B12, इसमें जो है कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन D को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, और विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन,
फ्लेविन बोलते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। विटामिन ए को हम बोलते हैं रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी। विटामिन डी की कमी से होता है आपका जो रिकेट्स होता है, सूखा रोग, या आपको नोट कर लेना है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भोजन में से किसके द्वारा प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो प्रति ग्राम, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनता है, आपको नोट कर लेना है। प्रति ग्राम पूछे तो प्रति ग्राम जो ऊर्जा है सर्वाधिक वसा में निकलती है, और ओवरऑल पूछे कि शरीर में ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो कार्बोहाइड्रेट से। लगभग 50 से 75% जो होता है बॉडी में आपका जो ऊर्जा है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन प्रति ग्राम जो होता है वो वसा से होती है। और कितना होता है, 9.63 किलो कैलोरी होता है वसा से। और अगर प्रति ग्राम पूछे आपके कार्बोहाइड्रेट से कितना होता है, तो वो होता है 4.2 किलो कैलोरी होता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयस्क मनुष्य का दांत सूत्र बताना है। तो फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा, ये जब बड़ा हो गया आपका 16 ऊपर दांत होता है, 16 नीचे दांत होता है। अगर इसको बीच से बांट दे तो 8 इधर दांत हो जाएगा और 8 इधर दांत हो जाएगा। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। ध्यान से देखिएगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 16 ऊपर था, 16 नीचे था, तो हमने 8-8 भाग में बांट दिया। दांत जो 4 प्रकार का होता है। अब उसी को बांटा के देखिए, यहाँ 2 दांत हो जाता है, यहाँ 1 दांत होता है, यानी प्रकार के हम हिसाब से बता रहे हैं। यहाँ होता है 2 प्रकार के दांत और यहाँ होता है 3 दांत होता है। तो ये जो दांत होते हैं 2 होते हैं यहाँ पे जो पाए जाते हैं, यहाँ पे 2 दांत पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंसिजर, जो काटने के काम आता है। यहाँ 1 प्रकार का दांत होता है जिसको हम बोलते हैं कैनाइन, जो चीरने फाड़ने के लिए काम आता है। और यहाँ होता है जो चबाने के लिए काम आते हैं, ये 2 होता है और ये 3 होता है। तो ये होता है प्री मोलर और ये होता है मोलर, ये आपको नोट कर लेना है। तो इंसिजर देखिएगा यहाँ पे 2 आया, जो कि यहाँ 2 दांत हो गया, तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 हो गया। तो 2 1 2 3 ऊपर आएगा, 2 1 2 3 यहाँ भी होगा। तो ऊपर नीचे 2 1 2 3 सेम हुआ। अब गुणे 2 करेंगे तो 16 8 8 16 ऊपर हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा, टोटल 32 दांत हो जाएगी। इसी का फॉर्मूला आपको नोट करना है। ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। डिटेल में समझाने की कोशिश की हमने। अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में भोजन जो है निगलते समय कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है, तो उसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। और ये जो है श्वास नली के ऊपर पाया जाता है। जो ग्रास नली है उससे अगर भोजन गलती से वहाँ जाता है तो उसको वहाँ पे रोकता है, वो कौन है, जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो दांत का सबसे कठोर भाग इनेमल होता है। जो दांत होता है उसके हल्का सा ऊपर कोडेट होता है, जो हल्का सा पीला रंग होता है, जिसे हम इनेमल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रिप्सिन का श्रावण क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्सिन का जो श्रावण है वो होता है फ्रेंड्स अग्नाशय में। यहाँ पे जो है 3 प्रकार का अग्नाशयी रस पाए जाते हैं। पहला जो आप नोट करिएगा एमाइलेज, दूसरा होता है लाइपेज और तीसरा होता है ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन का काम जो होता है वो होता है प्रोटीन का पाचन करना। देखिए जो एमाइलेज है और एक बताया हमने आपका लाइपेज है और एक ट्रिप्सिन है, ये तीनों क्या है, एक अग्नाशयी रस है और ये तीनों ही एक कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, एक वसा का पाचन करता है और एक प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये जो ट्रिप्सिन रस है ये क्या करता है, ये तीनों प्रकार के एंजाइम है और ये जो है प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज जो हमने बताया है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और लाइपेज जो है ये आपका वसा का पाचन करता है। ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोजन का संग्रहण होता है, तो ग्लाइकोजन का संग्रहण जो है यकृत में होता है, ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेक्राइड है। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मोनोसेक्राइड कौन है, डाइसेक्राइड कौन है और पॉलीसेक्राइड क्या है। तो जो शर्करा होता है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट को 3 भाग में बांट करते हैं। तो देखिए जो मोनोसेक्राइड में होते हैं, यानी जिसमें एक शर्करा पाया जाता है, उसमें ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है और ग्लैक्टोज होता है। ये तीनों मोनोसेक्राइड हैं। और सुक्रोज जो है ये आपका डाइसेक्राइड है और ये जो है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, जिसे हम सुक्रोज बोलते हैं। ये डाइसेक्राइड होता है, ये आपको नोट कर लेना है। तो डाइसेक्राइड में कौन कौन से आते हैं, सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है और एक होता है आपका लैक्टोज। ये तीनों होते हैं आपका डाइसेक्राइड, तो ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पित्त का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है और इसका काम होता है वसा का पाचन करना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो दिया है बी, यह वसा को पाचन के लिए पायस्कृत करता है। यह वसा को, बड़े भाग जो होता है वसा को,
वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, यही बात बताई गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्य कार्य क्या है? वसा को बड़े भाग को तोड़ना छोटे छोटे में, यानी वसा का पाचन करना। अगला है आपका 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में कितना ऊर्जा प्राप्त होता है? अभी हमने बताया था कि 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम ग्लूकोज है, उसमें से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। और ओवरऑल जितना देखा जाए कि शरीर में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही होता है, लगभग 70 से 75%। और 1 ग्राम हमने बताया था वसा से कितना, तो 9.63 किलो कैलोरी होता है। तो प्रति ग्राम सबसे ज़्यादा कहाँ से ऊर्जा निकलती है? तो वसा से, ये भी आपको बता लेना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणकारी पदार्थ होता है, यानी प्रोटीन के बारे में बताना है। तो प्रोटीन जो है हमने बताया था कि बॉडी बिल्डिंग सबस्टांस होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये भी पूछता है कि प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो मोल्डर जो थे वो किसने किया था? प्रोटीन की खोज किया थे, कौन का नाम था? मोल्डर। ये भी आपको नोट कर लेना है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और जिसमें कि बताना है कि किसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। सबसे पहले जो ए है अंडा, अंडा में एल्ब्यूमिन पाया जाता है, आप मिला लीजिएगा। अंडा में एल्ब्यूमिन पाया जाता है, और नाखून में केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन पाया जाता है, और आपका अनाज जो है इसमें ग्लूटीन पाया जाता है, और गुणसूत्र जो होते हैं उसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये आप मिला लीजिएगा, अंडा में एल्ब्यूमिन, नाखून में केराटिन, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन, अनाज में ग्लूटीन, और गुणसूत्र में हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा जो है सामान्य तापमान पर जम जाती हैं। तो देखिए, वसा को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है संतृप्त जिसे हम सैचुरेटेड बोलते हैं, एक होता है असंतृप्त जिसे हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो जो सामान्य तापमान पर जम जाते हैं उसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं, जैसे कि घी हो गया, पाम ऑयल हो गया, घी, नारियल का तेल हो गया, मक्खन हो गया, ये क्या है? सैचुरेटेड होते हैं। और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जो कि सामान्य तापमान पे नहीं जमते हैं, जैसे कि सरसों का तेल हो गया, मछली का तेल हो गया, ये सब क्या है? जो सामान्य तापमान पे नहीं जमते हैं। मूंगफली का तेल होगा, ये सब क्या है? अनसैचुरेटेड हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो अभी हमने आपको बताया था कि प्रोटीन की खोज ने किया था मोल्डर ने, ये भी आपको नोट कर लेना है। फंक किसका नाम दिए थे? तो विटामिन का नाम फंक ने दिया था, और विटामिन की खोज हॉपकिंस ने किया था। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC क्या होता है? तो WBC एक होता है अग्रेनुअल और एक होता है ग्रेनुअल, यानी कणिका रहित और कणिका युक्त होता है। 2 भागों में बांटते हैं WBC को, और WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कैप्सूल्स। और ये जो होता है न्यूट्रोफिल, ये सर्वाधिक WBC की मात्रा पाई जाती है बॉडी में, तो आपको नोट कर लेना है। और मोनोसाइट जो होता है ये सबसे कम पाया जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की रक्त दाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया? तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है ये क्या होता है? रक्त दाब को यानी ब्लड प्रेशर मापने में काम आता है। और ECG आप लोग जानते होंगे कि हार्ट बीट को नापता है, और EEG मस्तिष्क के लिए होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी था, स्फिग्मोमैनोमीटर, ये क्या है? रक्त दाब को मापने में काम आता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वदाता और सर्वग्राही कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं? तो हमने बताया था कि जो O- होता है वो क्या होता है? सर्वदाता होता है, और AB पॉजिटिव होता है वो क्या होता है? ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है। तो O- और AB पॉजिटिव, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 22 नंबर की सड़क दुर्घटना में अज्ञात रुधिर वर्ग के मरीज की तुरंत रुधिर अंगदान यानी आवश्यकता हो, उसका डॉक्टर मित्र उसको रुधिर उपलब्ध करवाता है, तो दाता का रुधिर वर्ग क्या होगा? जैसे कि अगर कोई अज्ञात ब्लड ग्रुप वाला कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो रहा है तो डॉक्टर उसको कौन सा ब्लड ग्रुप देगा? अगर उसको जांच ही ना करे, उस जैसे जांच करने में तो टाइम लगेगा ना, तो उसको तो तुरंत चाहिए आपको ब्लड, तो उसको क्या करते हैं कि अगर उसका मालूम नहीं होता है तो उसको हम क्या करते हैं? O ग्रुप का देंगे, क्योंकि O ग्रुप जो होता है सर्वदाता होता है, और उसका ब्लड हम किसी को भी दे सकते हैं, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को। तो यही होगा ऑप्शन नंबर सी, यही पूछा था। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की आरच अयोग्यता या असामान्यता का उदाहरण बताइए। फ्रेंड्स, जब हमने आपको बताया था कि साइंटिफिक मैरिज क्या होती है, वहाँ पे हमने इसकी बात की थी। तो जो साइंटिफिक मैरिज है उसमें हमने 4 कंडीशन बताए थे, और उसी को यहाँ पे बताना है कि उसमें से एक कंडीशन है जो हानिकारक था। तो वो कौन सा कंडीशन था? तो हमने वहाँ पे बताया था कि अगर पुरुष का जो है, मेल का जो है RH- हो, और फीमेल का जो है ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो, तो वहाँ पे कंडीशन जो था उसमें दूसरा जो बच्चा होने वाला था
उसके लिए खतरा था, वो मर सकता है, ये कंडीशन बताया गया है। तो ये यहाँ पे देखिए RH पिता होना चाहिए, यानी जो मेल था माइनस होना चाहिए और फीमेल जो है वो RH पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ये कंडीशन जो था। और वो कौन सी बीमारी थी जिसमें दूसरा कंडीशन ये आता है, यूरेथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस बोलते हैं उस रोग को, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये कौन सा कंडीशन है कि RH जो पिता है वो RH निगेटिव नहीं होना चाहिए और जो है माता है वो RH पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों को शादी कराया जाएगा तो उसमें जो दूसरा बच्चा है उसको मरने की, यानी वो मर सकता है, ये कंडीशन बताया जाए। तो इसके रोकने के लिए हम क्या कहते हैं, एक इंजेक्शन लगाते हैं ताकि ये बीमारी ना हो, दूसरा जो बच्चा वो स्वस्थ हो। और इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस बोलते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, रुधिर समूह के प्रतिजन पाए जाते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान से रखिएगा। तो यही बताना है कि जो एंटीजन है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो जो है RBC के सतह पे पाया जाता है। और ये नोट कर लेना है कि एंटीजन क्या होते हैं। तो एंटीजन देखिए कैपिटल A और कैपिटल B से डिनोट करते हैं। पहला पॉइंट इसमें नोट करिएगा, जो एंटीजन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ब्लड ग्रुप जिस व्यक्ति का A है उसमें एंटीजन A पाया जाएगा, सेम होते हैं। जिस ब्लड ग्रुप का अगर नाम लेंगे तो उसी का एंटीजन सेम होता है। अगर ब्लड ग्रुप B है तो इसमें एंटीजन पाया जाएगा B। अगर ब्लड ग्रुप आपका AB है तो उसमें एंटीजन पाएगा दोनों ही, एक A भी पाया जाएगा एंटीजन और B भी एंटीजन पाया जाएगा। लेकिन जो ब्लड ग्रुप O होता है इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा। अब अगला कंडीशन देख लेते हैं, एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीबॉडी जो होता है वो स्मॉल a से डिनोट करते हैं और स्मॉल b से डिनोट करते हैं। ये एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों अपोजिट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ब्लड ग्रुप किसी का व्यक्ति का A है तो उसका एंटीजन तो A ही होगा, लेकिन जो एंटीबॉडी होगा उसमें हम स्मॉल b लिखेंगे, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं हो सकते। तो इसी के कारण जो है जो होता है कि आपका एंटीजन जिसमें A होगा उसमें एंटीजन B होगा, सॉरी एंटीबॉडी B होगा। तो ये आपको नोट कर लेना है। उसी प्रकार अगर जिसका ब्लड ग्रुप B है तो उसमें एंटीजन तो सेम होगा B, लेकिन एंटीबॉडी A होगा। उसी प्रकार जिसका ब्लड ग्रुप AB है उसमें एंटीजन तो A और B दोनों पाए जाएंगे, लेकिन एंटीबॉडी उसमें नहीं पाए जाएंगे। तो ये कंडीशन बनता है। और O जो है, O जो में एंटीजन तो A जो O है ब्लड ग्रुप वाला उसमें एंटीजन तो A और B दोनों नहीं पाए जाते थे, लेकिन एंटीबॉडी स्मॉल a और स्मॉल b दोनों ही पाए जाएंगे। तो ये सारे कंडीशन हमने बता दिए, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है। और एंटीजन होता है वो RBC की सतह पर पाया जाता है, और एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबॉडी वो आपके प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा उसमें पाया जाता है। ये आपको नोट कर लेना है। अब देख लेते हैं हम लोग, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान से देखिएगा, पूछा है कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग यानी जिसका ब्लड ग्रुप A है और माता जो है उसका ब्लड ग्रुप O है, तो उसके पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ये आपको बताना है। तो हमने आपको बताया था कैसे क्रॉस कराना है कि ये पिता हो गए A ब्लड ग्रुप वाले, ये माता होगी B आपके O ग्रुप वाली। इसको हम देखिए दो भागों में हम लिखेंगे। एक तो A लिखेंगे जहाँ और कुछ ना हो, यहाँ पे मान लीजिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम O लिख देंगे। यहाँ पे देखिएगा O दोनों जगह लिखेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद से A से O को क्रॉस कराएंगे तो AO आपका A ही ब्लड ग्रुप बनता है। फिर से एक बार क्रॉस कराएंगे तो AO यानी A ही ब्लड ग्रुप होगा, और यहाँ AO से कराएंगे तो O बनेगा, यहाँ O से कराएंगे तो O बनेगा। तो यानी 4 आपका बनेगा, यानी 100% में से 50% जो है वो आपका A ब्लड ग्रुप होने की संभावना है और 50% जो है बच्चे में O ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। तो ये आपको बताना था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में तो यहाँ पे दोनों हो सकता है। ऑप्शन यानी जो बच्चे हैं उसमें ब्लड ग्रुप O वाले भी हो सकते हैं अथवा A वाले भी हो सकते हैं। तो 50% का चांस है कि जो बच्चा है और जिसका ब्लड ग्रुप 50% A होने की संभावना है और 50% O होने की संभावना है। तो इस कंडीशन में आपको बताना है, और ऐसे ही आपको निकाला जाता है कि बच्चों में कैसे ब्लड ग्रुप निकाला जाए अगर माता और पिता का ब्लड ग्रुप पता हो तो। उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।